कभी संगम की रेती की महकती साद लिख देना, कभी संगम की रेती की महकती साद लिख देना, निराला की कोई कविता करके याद लिख देना। जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की, जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की। मोहब्बत जब भी लिखना हो तुम मेरा नाम लिख देना, मोहब्बत जब भी लिखना हो तुम मेरा नाम लिख देना। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम ट्रिक से लगाएंगे। कोई भी बेसिक मेथड कोशिश करें ना लगाया जाए, क्योंकि बेसिक से हम लोग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में समय ज़्यादा लगता है और हमें क्या करना है, एग्जाम में समय को कम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ए ने 800 रुपये 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिए, बी ने 910 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिए। कितने वर्ष बाद दोनों की राशियां समान चुकानी पड़ेंगी? दोनों की राशियां समान हो जाएंगी। दोनों का मीनिंग सेम, चाहे कहे दोनों की राशियां समान हो जाएंगी, चाहे कहे समान राशियां चुकानी पड़ेंगी, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखिए 800 रुपये कितने परसेंट पे है? 12%। ठीक, और 910 रुपये कितने पर है? 10%। लिखा तो ये भी नहीं जाता है, डायरेक्ट लगाया जाता है। देखो भी हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 12×8 = 96 का ब्याज मिलेगा, और अगर इस वाले में देखें तो यहाँ पे हमें 91 का ब्याज मिलेगा। ठीक, तो ब्याजों का अंतर कितने का हो गया? 5 का, यानी एक साल में 5 रुपये कवर होंगे। और हमें कितने रुपए का अंतर बराबर करना है? 110 का। तो 5 के हिसाब से कितने साल लग जाएंगे? यहाँ से 22 साल। ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। अगले वाले को हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए को 1000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए तथा बी को 1200 रुपये 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए। अब ध्यान दो, 800 रुपये जो था, सॉरी 1000 रुपये जो था 8%, यानी ब्याज कितना मिला? 80। ठीक, आगे 1200 रुपये कितने पर है? 6% पर, यानी ब्याज कितना मिलेगा? 72। तो बताओ कितने रुपए का अंतर आएगा एक साल में? 8 रुपये का। और अंतर है कितने का? 1000 और 1200 का अंतर कितना है? 200। तो 200 का अंतर कितने साल में कवर हो जाएगा? 25 साल में। ये सब चीज़ें ओरल लगाई जाती हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज और जेड वाई का साधारण ब्याज है। तो देखो वाई जो है एक्स का साधारण ब्याज, यानी वाई जो है हमारा वो एस आई है और एक्स क्या है? पी है। और एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ये तो होता है। तो देखो जब वाई ब्याज हो गया, एक्स मूलधन हो गया, आर और टी की जानकारी नहीं है, बटे में 100। ठीक है, उसी तरह इस केस में देखो जेड हमारा क्या है? सी आई, सॉरी एस आई है। जेड क्या है? एस आई है। और वाई हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। वाई क्या है? प्रिंसिपल। तो इसको भी यहीं पे लिख दो, वाई क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा जेड बराबर वाई इंटू आर इंटू टी और बटे में 100। जब भी ये क्वेश्चन आए तो इनको आपस में डिवाइड कर देना। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इनको आपस में क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। देखो जब आप डिवाइड करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको मिलेगा वाई अपॉन जेड बराबर एक्स अपॉन वाई। तो आप क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी वाला। नेक्स्ट देखिए, अगला भी देखिए, सेम पहले वाला है। हर टाइप का 2 क्वेश्चन इसलिए लिखे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप लगा के देखिए, फिर आंसर मैच कराइएगा। देखिए इसमें क्या है? ए बी का साधारण ब्याज है, यानी ये हमारा एस आई है और ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक, एस आई बराबर पी आर टी पर 100 रखते हैं। ए बराबर हो जाएगा बी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। उसके बाद देखिए सी बराबर ए आर टी बटे में 100। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड करना है। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 चला गया, आर टी से आर टी चला गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा? ए अपॉन
सी बराबर बी अपॉन ए, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ए स्क्वायर बराबर बी सी, तो कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। जब दी गई अन्य संख्याओं में प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो n संख्याओं का औसत क्या है? औसत मतलब योग बटे संख्या। एवरेज हमारा क्या होता है, योग बटे संख्या। अगर ये मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब योग कैसे निकालेंगे? देखो, अगर n संख्याएं थी और आप सब में से 2 घटा रहे हैं तो टोटल कितने की कमी कर रहे हैं, 2n की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये 2n की कमी ना करते तो हमारी संख्याओं का योग कितना होता, 102 प्लस 2n। कितना हटाने के बाद 102 बचा था, अगर हम इतना जोड़ देंगे तो फिर से हमारा सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। उसी तरह जब आप पूरी संख्याओं में 5 घटाएंगे तो टोटल कितना घटेगा, 5n घटेगा। और अगर इसको हम 12 में जोड़ देंगे तो प्रारंभ वाला योग मिल जाएगा। तो अब दोनों योगफल एक हैं संख्याओं के ही, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको जब सॉल्व करोगे देखो 3n बराबर हो जाएगा 90। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। n की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो योगफल निकालना है तो चाहे तुम इस हिस्से में रख के योगफल निकाल लो, चाहे इस हिस्से में रख के निकालो। अगर मैं इस हिस्से से योगफल निकालूं तो हो जाएगा 12 प्लस 150, यानी संख्याओं का योग कितना हो गया, 162। और औसत अभी मैंने बताया योग बटे संख्या। अब बताओ संख्याएं कितनी है, 30 है। संख्याएं कितनी है, 30 है कि नहीं? अब 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 चौक 12, एक जीरो था यहाँ दशमलव लगा दो, यानी 5.4। तो आंसर कौन सा सही हो गया, पहला वाला। क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि n मान x1 x2 x3 x4 xn तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि n मान x1 x2 x3 x4 xn में से प्रत्येक से 12 घटाया जाए। अब बताओ, अगर प्रत्येक से 12 घटाओगे तो n तक गए होना, तो n तक जाएंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 12n। कितना कम हो जाएगा, 12n। बात क्लियर है? अब जब 12n कम हो गया तो योगफल संख्या क्या बनेगा, 92 योग बचा था। अगर इसी में 12n हम जोड़ देंगे तो जितना प्रारंभ में योग था वो मिल जाएगा। उसी तरह जब आप 6 घटाएंगे तो टोटल कितना घटा दिए, 6n। इसका मतलब अगर 212 जो योग बचा है इसमें अगर हम 6n जोड़ दें तो हमारी सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, क्योंकि ये भी n संख्याओं का योग है, ये भी n संख्याओं का योग है। माध्य मतलब औसत ही होता है, माध्य मतलब औसत ही होता है। देखो 6n से 2n गया, कितना बचा, 4n। क्लियर? ये भाई साहब इधर आके घट जाएंगे, तो जब घटेंगे देखो 0 बचा और 12, यानी 120 बचेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? देखो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, एक दो बार आप इसको जब कोशिश करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं फिर देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप बेसिक से लगाओगे तो समझ नहीं आएगा शुरुआत कहाँ से करें। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए इसको लगाने का सबसे बेटर तरीका यही होता है। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब योगफल अगर बनाना चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। मान लो मैंने यहाँ रखा, जब यहाँ रखेंगे तो जब n की वैल्यू 30 रखेंगे तो कितना हो गया, 212 यहाँ हो गया और प्लस 6 18 180 यहाँ से हो गया। नहीं समझ में आई बात? भाई 212 वो वाला हो गया, n की वैल्यू आप 30 रख दीजिए। जब n की वैल्यू 30 रखेंगे तो 6 18 180 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? यानी कि अब टोटल यहाँ से जो टोटल आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा 2 8 1 9 2 1 3। क्लियर? अब n कितना मिला है, 30, तो इसको भाग कैसे कर देंगे, 30 से, तभी तो माध्य मिलेगा, औसत मिलेगा। 30 से डिवाइड कर दीजिए इसे। जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 दशमलव समथिंग आएगा, 0.066 के आसपास आएगा। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही है 13 से, सी वाला, इसी को टिक कर देना।
नियर अबाउट आप इसी को मान लीजिए, ठीक है। बाकी तो 13 के आसपास कोई है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। रवि की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल समय दूरी में मैंने इसको आपको बताया भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, दो स्थान ए और बी आपके हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी आपको दी गई 60, बीच की दूरी कितनी दी गई 60 किलोमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक है अजय, ठीक, और एक है रवि। अजय जो है वो इधर से गया, ध्यान देना, बी पे पहुंचने के बाद वापस आया और ये कहां पे मिल रहा है इनसे, यहां पर, और इधर से जा रहे हैं रवि। देखो जब ये यहां पर मिले हैं, ठीक है, जब ये यहां पर मिले हैं तो इधर साइड तुम्हारा है अजय, इधर साइड कौन है, अजय है, और इधर साइड कौन है, रवि है, ठीक। तो ध्यान दो यहां पे ये इधर से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिला है, बी से लिखा ना, बी से 12 किलोमीटर दूरी पर। अब देखो टोटल अगर 60 थी, ये 12 है, तो इधर वाली कितनी होगी, 48 होगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जैसे ये हो गया, अब ध्यान दो यहां पर, अगर मैं लिखूं कि अजय ने कितनी दूरी चली और रवि ने कितनी दूरी चली, ठीक, अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि 48 चल रहे हैं। अगर मैं अजय की बात करूं तो अजय भाई साहब देखो 60 ये चल के गए और 12 ये वापस गए, यानी टोटल कितना चले हैं, 72 चले हैं। कोई दिक्कत है? अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, 24 तियां 72, 24 दूना 48। अब ध्यान देने की बात सुनो, जब भी मिलने वाला क्वेश्चन होता है, आपको बताया गया पीछे कि मिलने वाले में समय क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और जब समय समान हो तो दूरी का अनुपात ही किसका अनुपात होता है, चाल का। तो ये जो आप दूरी लिखे हैं, डिस्टेंस लिखे हैं, यही रेशियो किसका बन गया, स्पीड का। तो बताओ इनकी चालों का अंतर कितने का है, 1 का, और चाल में अंतर दिया कितने का है, 4 का। देखो ये लिखा ना 4 किलोमीटर पर आवर कम। तो हमसे पूछा किसका, रवि का, तो रवि की वैल्यू कितनी है, 2। अगर 1 बराबर 4 के है तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। बात समझ गए? कोई डाउट है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये कह रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। दो व्यक्ति पी तथा क्यू एक ही समय पर बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पी की गति क्यू की गति से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। ओके, जब क्यू बिंदु बी पर पहुंचता है तो तुरंत वापस लौटकर पी से रास्ते में बिंदु सी पर मिलता है। यदि बी और सी 75 किलोमीटर हैं तो पी की गति ज्ञात करें। ध्यान दो इधर, देखो दो स्थान थे ए और बी, बीच की दूरी कितनी दे दिया, 350। दो लोग हैं क्यू और पी, ठीक है, यही तो है। अब यहां पे ध्यान दो, क्यू यहां से चला, ठीक है, चला बी पर पहुंचा और तुरंत वापस लौट गया, ठीक है ना, तुरंत वापस लौटा और रास्ते में किससे मिल गया, पी से। वो जहां मिला वो बिंदु है सी, जहां मिला वो बिंदु क्या है, सी, और इधर से जा रहे थे हमारे पी भाई साहब, यहां पे मिले। तो देखो ये तुम्हारा हो गया पी, ये हो गए क्यू, मिले हैं सी पर। अब ध्यान दो, जब सी पर मिले हैं तो सी के लिए जानकारी ये दी कि बी और सी के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये तुम्हारी कितनी है, 75 किलोमीटर। कितनी, 75 किलोमीटर। अब इधर देखना, अब अगर मैं पी और क्यू के द्वारा चली गई दूरी लिखूं, अगर मैं पी और क्यू के द्वारा चली गई दूरी लिखूं तो देखो टोटल दूरी कितनी है, 350। इस 350 में से 75 तुम्हारी बीसी हट गई, तो पी के लिए कौन सी दूरी बचेगी, एसी। कौन सी दूरी बचेगी, एसी। अगर मैं क्यू की बात करूं तो जो क्यू होगा वो 350
उधर से चल के आया है, ये देखो यहाँ से 350 ये चल के गया है, गया ना यहाँ से चल के, उसके बाद ये वापस भी तो इतना आया है 75, तो 350 प्लस 75 यानी 425। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन्हीं का ले लो रेशियो। जब आप रेशियो लोगे तो देखो दोनों डाटा 25 से कट रहे हैं, इकन्नम 25 2 बचा, 25 इकन्नम 25, इधर डिवाइड करिए 25 इकन्नम 25 और 25 सत्ते 175, यानी रेशियो तुम्हारा हो गया 11 और 17 का। तुमसे पी की चाल पूछा है तो सीधे यहाँ से देख लो, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो आंसर होगा। तो 11 से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो इसको हल करिए। देखिए कितने का अंतर है, 6 का, और 6 की वैल्यू कितनी है 54, 6 की वैल्यू कितनी है 54, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 11 9 99, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है बात? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक से लगाओगे तो समय बहुत ज़्यादा लगी, टी मानोगे ऐसे वैसे आपको करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो ये फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 71,785 रुपये में बेचा, जिसमें विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप 71,785 का यूज करोगे तो आपको समय लगेगा ज़्यादा। ठीक है, देखो रुपए का यूज़ तभी करना जब ऑप्शन रुपए में हो, रेशियो में है, परसेंटेज में है तो रुपए का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ से लगाएंगे। लाभ हुआ 1/5। अच्छा, लाभ हुआ कहाँ से? विक्रय से, तो नीचे वाला तुम्हारा एसपी हो गया, ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अगर आपको रेशियो में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एसपी प्रॉफिट, 5 का विक्रय 1 का प्रॉफिट, सीपी कितना होगा? देखो 5 रुपए में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में सीपी हमेशा कम रहेगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। जिसको नहीं पता है परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 25 चौके 100। क्लियर? अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 31,425 रुपये में बेचा। देखो इस बार भी ऑप्शन आपके किस में है? प्रतिशत में है, तो हमें इस वाली वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 1/6। तो देखो विक्रय मूल्य से हुआ ना, तो एसपी अगर 6 होगा, प्रॉफिट 1 होगा, तो सीपी कितने का बन जाएगा 5 का, क्योंकि लाभ के केस में सीपी कम, हानि होता तो ज़्यादा। अब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, y बराबर 3 रखने पर x का मान 8 होता है, तो y बराबर 6 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लगाना है। y³ का व्युत्क्रमानुपाती क्या है x, बस ध्यान रखना कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में और अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर में, तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक, अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी यानी कि ये वाला जो सिंबल है ये हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं y³ - 1 बराबर k/x। क्या लिखेंगे? k/x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मैं इसको और सॉल्व कर दूं, देखो क्या बनेगा, y³ - 1 इंटू x बराबर k। अब यही तुम्हारी इक्वेशन है, इसी से सारे आंसर आपके इसमें बनते हैं। अब देखो अगर y बराबर 3 रखेंगे तो इन त्रिक का 9 त्रिक 27 से 1 गया, 26 बचा। x बराबर कितना रखना है 8 रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो k की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब अगला केस ये कह रहा है अगर मैं y बराबर 6 रखूँ, देखो यही इक्वेशन उठाना है, कहीं जाना नहीं है। y बराबर कितना रखेंगे 6, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215 गुणे x बराबर k। तो k की वैल्यू देखो तुमने यहाँ निकाल रखी है, निकाल रखी है ना। अगर इसको तुम हल करना चाहो तो ये होता है तुम्हारा 48 8 4 16 20 यानी 208। तो k की वैल्यू हो जाएगी 208। देखो x बराबर क्या मिलेगा, k की वैल्यू 208 और इसके साथ में क्या था 215, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुमको लगाना है। पहले तो जैसा यहाँ पे लिखे व्युत्क्रमानुपाती कैसा है उसको बनाकर कांस्टेंट लगा के ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक बार दिए गए मान रखकर k का मान निकालेंगे और दूसरी बार जो पूछ रहा उससे रखकर अगली वैल्यू निकाल ली जाएगी। क्लियर? अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि x जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वाई स्क्वायर माइनस 1 के। अब अगर यहाँ से हम ध्यान देना, यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट टर्म के ऐड होगा, वाई स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही के लग गया तो अब जो भी आगे वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो हमको इसी से बना देना है। ठीक, पहले तो यहाँ से के का मान निकालो। वो के का मान निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज दी गई होंगी। देखो y बराबर कितना रखें, 2। जब y बराबर 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बचा, 3। ठीक, तो k बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से k बराबर हो जाएगा 5/3। k की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है y बराबर कितना रख दो, 5। तो x तो पता नहीं है, y बराबर कितना रखेंगे, 5। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 गया 24। अब k की वैल्यू कितनी है, 5/3। 3 अठे 24, 8 पर 40, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। बात समझ गया ना कैसे करना है। पहले वाले डाटा से मुझे k का मान निकालना है, फिर उस k का मान उसी क्वेश्चन में रख के एक वैल्यू दी जाएगी उसको पुट कर दो, अगली वाली तुम्हारी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखो ये क्वेश्चन है कि दो आभास संख्याएं a और b, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 1 का लघुत्तम समापवर्तक 697 है। तो a माइनस 2b, देखो इंग्लिश वाले में सही लिखा, सही कर लेना, a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आभास संख्याओं का लासा दिया जाए तो इसका मतलब होता है वो संख्याओं का गुणनफल है, क्योंकि आभास संख्याओं का लासा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा। तो अब हमें संख्याएं कैसे पता चलेंगी, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो भी गुणनफल दिया जाए वो किसके पास का स्क्वायर है ये चेक कर लीजिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 26 के पास का स्क्वायर है, ज़्यादा वाला नहीं, छोटी वाली संख्या ले जाती है। 27 भी आप समझ रहे होंगे, 27 हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो 26 के पास का, तब इसमें अब हम चेक करें किससे कटेगा। तो देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा ना 7 से, 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए सम प्लेस और विषम प्लेस के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 13। इसके बाद क्या आती है, 13। देखो 13 से कटेगा, 13 39, 13 चौको 52, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कट रहा भाई। 13 के बाद क्या मिलता है, 17। क्या मिलता है, 17। 17 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। देखो कैसे कटा, 17 चौके 68, बचा 1, 17 एकन्नम 17, यानी कि हमारी संख्या है 41 और 17। ठीक, अब 41 17 मिल गया। तो अब इसमें ए बी कौन सा होगा, देखो ए बी से बड़ा है, यानी ये होगा ए, ये होगा बी। क्वेश्चन क्या पूछा, ए यानी कि 41 माइनस 2b, 17 दूनी 34, तो अंतर कितने का आ गया, 7 का। क्लियर है, समझ में आ गई बात कैसे लगाना था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दो आभास संख्याएं हैं x और y, x ग्रेटर देन y, लघुत्तम समापवर्तक है आपका 533। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 533 है ना। अब बताओ 533 किसके पास का स्क्वायर बनेगा, जाके स्क्वायर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 और 23 हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि 23 हो जाएगा, सॉरी 23 भी पहुंच जाएगा, 23 होगा 529। 23 के पास का स्क्वायर है, किसके पास का, 23 के। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। सबसे पहला काम यही है कि उसके पास का क्या चेक किया जाए, स्क्वायर चेक किया जाए। अब जैसे ही 23 से पहुंच गए, हमारा काम है कि कटेगा किससे। तो क्या ये एक से, सॉरी एक तो है नहीं, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 होगा नहीं। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा भाई, 5 से कटने के लिए यूनिट प्लेस कटना चाहिए ना। 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, कि 11 से अगर कटना है तो ऑड और इवन को जोड़कर चेक कर लेते हैं। 11 के बाद क्या आता है, 13। 13 से कटेगा, चेक करो जरा, 13 39, 13 चौके 52, बचा है 13 कन्नम 13, 13 से कट जाएगा। तो आप इसको 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, 13 कन्नम 13, यानी 41 गुणे 13 हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो x बड़ा है, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई x की, ये वैल्यू किसकी हो गई y की। हमें वैल्यू निकालनी 4y, तो इसका 4 गुना कर दो, 13 चौके 52 माइनस x यानी कितना 41, तो बच कितना गया 11, यानी आंसर कौन सा होगा, ये वाला। समझ गए बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, क्यूब रूट ए की पावर क्यूब रूट ए की पावर क्यूब रूट ए की पावर क्यूब रूट ए, ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक, और ये बराबर 1/5 के। तो आपसे ए का मान पूछा है। देखो इसको थोड़ा समझिए पहले, देखो ध्यान दो। अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा जाए ए ए ए ए डॉट डॉट एक्स, ठीक है। तो देखो अगर मैं इतने सारे ए हैं और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं इतना हिस्सा, तो हम इसको फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो जब भी आपको इनफाइनाइट तक सीरीज जाए, तो पहले वाले टर्म को वैसे ही लिखने के बाद अगले टर्म को आप एक्स लिख सकते हो, यानी जो दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया कि √7, ठीक, फिर लगा दिया √7, फिर कर दिया √7, और ऐसे इनफाइनाइट तक गया, और इसकी वैल्यू तुमको कह दे कि 5 है, ठीक। तो देखो कुछ करना नहीं, अगर मैं इनफाइनाइट तक जा रहा हूं, तो जहां से रिपीट होता है वहां से ब्रेक कर लिया है। देखो यहीं से रिपीट हो रहा है ना, इतना हिस्सा ब्रेक हो जाएगा, तो ये फिर से किसके बराबर दिया गया, 5 के ही तो बराबर दिया गया, नहीं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ गए? यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ है। तो ध्यान दो, करेंगे क्या हम लोग, देखिए इसमें अगर हम ध्यान दें तो इस जगह से देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहां से ये देखो इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा, पहले इसका आप बेसिक समझ लीजिए। जब इसको आप लिखेंगे तो देखो यहाँ पे आपका बन जाएगा करणी की घात 3 ए की पावर, इस पूरे की वैल्यू 1/5 ये होगी, और ये बराबर किसके 1/5 की ही तो है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान दो, अगर करणी है जैसे ये लिखा है, तो इसका मतलब होता है ए की घात 1/3, ये तो मतलब होता है। अब पावर 1/3 और 1/5 आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ए की घात कितना बचेगा 1/15, और यहाँ पे कितना है 1/5। अब आपको पता है अगर इसकी घात हटानी है तो इधर उल्टा पावर करनी पड़ेगी, तो जब इसकी घात हटाएंगे तो इधर तुम्हारा हो जाएगा 1/5 की घात 15, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखा तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/ इसकी घात 15, ये भी नहीं लिखा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 की घात -15, ठीक है। ये 3 तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये इसका बेसिक वाला तरीका होगा। बनता कहाँ से, अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे लगाना, तो वो देखो, जब आप डायरेक्ट लगाएंगे तो देखो जो करनी यहाँ पे चल रही है उसको पहले बाहर कर लो, तो करनी कितनी चल रही है 1/3, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है इसको लेके आओ 1/5, सीधे गुणा करा दो 1/15, जो मिले इसको उल्टा करके इसके ऊपर चढ़ा दो, तो 1/15 मिला था ना, तो 1/5 का उल्टा कर दो इसको, यानी कितना हो जाएगा 15। डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखिए, पावर 4 है, डायरेक्ट बनाते हैं। करणी है, करणी का मतलब होता है 1/4, फिर कितना लिखा है 1/3, यानी वैल्यू मिल गई 1/12। इसी को उल्टा करके इस पे लिख दो, तो 1/3 की घात 12, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, पावर कितनी है, रूट का मतलब होता है 1/2, यहाँ भी कितना लिखा है 1/2, पावर हो गई 1/4, उल्टा करके इसके ऊपर चढ़ा दो, जब इसके ऊपर चढ़ाएंगे पावर तो हो जाएगा इसकी घात 4। अब ये ऑप्शन नहीं लेंगे, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, तो 1/16 हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत आसानी से होते हैं, आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। देखो यहाँ से कितना मिला 1/2, यहाँ से मिला 1/5, यानी हो गया 1/10, तो 5 की घात 1/5 की घात 10। अब 5 पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 10, ये ना रहे तो 5 की घात -10। ये सारे आपके आंसर हैं, चाहे ये वाला लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो। क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, √3 5, फिर √3 का 5,
उसके बाद फिर √3 का 5, यानी ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। बेसिक से लगाओगे तो सेम वही तरीका है, इसको हम लोग ब्रेक करके x मान के लगाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, कोई भी अगर हमारे दोस्त हैं तो ये वाला क्वेश्चन उनको पता होगा, है ना। इसका आंसर आपको पता है कितना हो जाता है, 5। लेकिन अब करणी 3 हो गई तो कैसे लगाएं। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले कि करणी के अंदर करणी के अंदर करणी, लेकिन काहे में रहे, गुणा में रहे, किस में रहे, गुणा में रहे, और डाटा अंदर का सेम रहे। देखो जैसे सब जगह 5 5 लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसे, जैसे ऐसे बना हो क्वेश्चन, ए और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पावर मान लो तुम्हारी n चल रही हो, ठीक, क्या चल रही हो, n। अब 2 लिखा नहीं जाता, ठीक है, जैसे इसमें 2 नहीं लिखा जाता है, तो इस फॉर्मेट का आंसर हमेशा ध्यान रखना करणी एक कम होकर, यानी n-1 होता है। क्लियर है, यही वजह है कि इसका आंसर आपका 5 हो जाता है। और अब उसी फॉर्मेट में देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, करणी 3 के ना 1 कम कर दो तो 2 बचेगी, यानी √5 हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे लगाना है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ठीक है, सेकंड भी यहीं पे समझ लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, NA डिवाइडेड बाई, यानी अभी तक चल रहा था गुणा में, अब करणी काहे में चलने लगी है, भाग में। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वही रखना, बस जहां पे करणी घट रही थी वहां पे करणी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका जो आंसर बनता है वो आपका बनता है n+1, यानी करणी में एक जोड़कर अंदर जो मान चल रहा है वो लिख दीजिए। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखो अब यहां से, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, करणी 3 की है और अंदर 7 लिखा है। क्वेश्चन क्या है, करणी की 3 और अंदर क्या चल रहा है, 7 चल रहा है काहे में, गुणा में। तो जब गुणा में होगा तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी √7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे देखो, अगला देखो, गुणा में चल रहा है, करणी 2 है, कम हो जाएगी तो 1 बचेगी, 1 मतलब कोई घात नहीं होती, 5 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला देखो 7 है ना, करणी क्या है 2 में 1 कम हो गया, कितना बचा 1, यानी कितना बचा 7। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक मूलधन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,500 रुपये तथा 4 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई प्रिंसिपल आपका है, 2 साल बाद हो गया कितना, 4500, और 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये हो जाता है 6750। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैं ध्यान दूँ इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का, वो भी कितना है, 2 साल ही तो है भाई। इतना समय 2 साल था, टोटल 4, तो बीच वाला कितना बचा, 2। तो जब भी ये और ये दोनों टाइम पीरियड सेम हो जाए, दोनों टाइम पीरियड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो जो प्रिंसिपल होगा तो इधर ही से चलते जाना, जो पहले मिल जाए उसको 2 बार गुणा कर देना और लास्ट वाले से भाग कर देना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक तो आप बताएं। क्लियर है, अब आगे हल किया जाए। चलो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से काट दीजिए। अगर हम 25 से काटें तो ये जाएगा 27 बार। ठीक, 25 × 27 675 होता है। कई दिनों से पीछे भी डाटा आ चुका है, आपको पता होगा। और अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो देखो, काटने का तरीका देखना, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से काटता हूँ। मैं पूरे 4500 में नहीं, सिर्फ 0 0 काटूंगा। तो जब 0 0 काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 4 बार जाएगा। तो ये डाटा कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब 27 से काट दो, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, काट दो, 15 तियाँ 45, तो यहाँ कितना होगा 150, 20 5 चौके 20, 150 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 3000। 20 150 गुणा कितना होता है 3000। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नाव तट से 18 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 18 मिनट तक चल सकती है। बचाव नाव
को तट से नाव तक जाने और यात्रियों को सुरक्षापूर्वक निकालने के लिए 6 मिनट लगता है, तो तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगी। देखो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में दुर्घटना वाले, तो पीछे आप जाओ एक बार, बोटन स्ट्रीम क्लास देखिए, दुर्घटनाग्रस्त सवाल वहाँ पे कराए गए हैं। कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 18, टाइम क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि 18 मिनट तो वो चल सकती थी, लेकिन 6 मिनट बचाने में चले गए, तो मिनट कितने बचे 12। इसको आवर में बनाएंगे तो 60 से गुणा, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90। फिर मैंने बताया था कि ये जो 90 आया है इनकी सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल के लिए डायरेक्शन देखो कैसी है, अपोजिट, बचाने वाली इधर से जाएगी, दुर्घटना वाली इधर से आएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एक चाल तुमको 10 दी गई, तो बताओ दूसरी चाल क्या होगी 80। क्लियर, कोई डाउट था इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो जब भी आपको वर्गों का औसत पूछे, तो सबसे पहले अंतिम संख्या ढूंढा करो, चाहे वो सम हो चाहे विषम। तो अगर मैं 5वीं अंतिम विषम संख्या ढूंढूं तो वो तुमको क्या मिलेगी 9। कैसे निकालते हैं, इसका जस्ट दुगुना करके एक पीछे चले जाना, ठीक है। और सम में वही होता है जो लिखा हुआ है। जैसे ही आपको अंतिम संख्या मिल गई, कौन सी संख्या, अंतिम संख्या, जब अंतिम संख्या मिल जाए तो एक वह संख्या लेना अंतिम वाली, एक उसके आगे वाली विषम, तो 11 हो गई, और गुणा करा के 3 से भाग कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 11 तिहाई 33, यानी आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पास 1612 रुपए हैं, उसने अपने पुत्र राज और वरुण के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण क्रमशः 15 वर्ष और 16 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई है। तो अशोक ने राज को कितनी राशि दी थी। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, पिता पुत्र वाला। सीआई में आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन कराए नहीं है, अभी 2 ही टॉपिक हुआ है सीआई में, तो जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट सीधे देखो कैसे लगाते हैं। सीधे आपको ये ध्यान रखना होता है कि उनके बीच कितने साल का अंतर है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो अंतर कितने साल का है, 1 साल का। ठीक है, तो जितनी रेट हो उसको आप बना दीजिए भिन्न। अगर हम 8% का भिन्नात्मक मान लिखें तो मिलेगा 2/25। इसका मतलब 25 की राशि 27। जितने साल का गैप होता है टाइम को वही पावर लिखते हैं। तो अब 1 का है तो 1 पावर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देखो क्या देना है, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसके लिए राशि ज़्यादा होगी। तो टाइम पीरियड 15 कम है ना, तो राशि कौन सी लेगा, वो 27 वाली, यानी ये राशि किसकी होगी, राज की। तो ये वाली किसकी हो जाएगी, वरुण की। ठीक है, तो टोटल राशि यहाँ से कितनी हो गई, तो यही तो करेंगे, राशियों का ही अनुपात यहाँ से मिलता है। जब हम टोटल राशि इसमें जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 2 यानी कि 52। कितना हो जाएगा, 52। और 52 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1612। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो 13 और 4 का गुणा जो 100% 13 से कटेगा, और इधर वाला भी 13 से कटेगी। आपकी संख्या जो है वो भिन्न में तो है नहीं, दशमलव में है। तो जब इसको आप 13 से काटेंगे, 16 12 को, ठीक है, 16 12 को हम कैसे से काट दें, 13 से। तो देखो 13 से डिवाइड करो पहले, 13 एकन्नम 13, एक बार गया बचा 3 हो गया 31, 13 दूनी 26 बचा 5, 13 चौके 52। इधर डिवाइड करेंगे 13 चौके 52। अब 4 से काट दो, 4 3 12, 4 एकन्नम 4 यानी 31। पूछा किसकी है, राज। राज के हिस्से में कितना है, 27। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ऑप्शन 27 से कट जाए, और 27 से कटने का मतलब 9 से कट जाए, वो भी आपका आंसर हो जाता। तो ये तो कट नहीं रहा, क्योंकि 870 8 7 15, ये 9 से कटेगा नहीं। 8 3 11 7 18, ये 9 से कट जाएगा। 7 5 12 8 20, ये भी नहीं कटेगा। 7 7 14 5 19, ये भी नहीं कटेगा। यानी आंसर कौन सा हो जाता, बी वाला। अगर आपको निकालना है तो 1 की वैल्यू तुमको कितनी मिल गई है, 31। तो 31 गुणे 27 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो सम संख्या का आना, तो पहले अंतिम सम संख्या निकालो। अंतिम सम संख्या क्या बनेगी, 20। अब जब भी सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो इसके आगे की 2 क्रमागत संख्याएं लेनी, यानी 21 और 22। भाग का ऐसे करेंगे 3 से। भाग दोनों केस में 3 से करना है, बस सम वाले में आगे की 2 क्रमागत संख्याएं लेनी है, विषम वाले में एक संख्या जो लास्ट वाली विषम है और एक उसके आगे की विषम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
3 सते 21, 22 गुणे 7 यानी 154। तो आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। क्लियर है? कोई डाउट है भाई यहाँ तक? तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट इससे पहले रेलवे के हो चुके हैं, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, वो सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हमारी मुलाकात होगी कल चक्रवृद्धि ब्याज के एक नए टॉपिक के साथ, एक नया तरीके के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, गुड लक।